बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत का नशवार मर्ची की मरागश वशी सुबह उम्मीद का नश में वशता खुशतश में वशिश में खुशी बढ़ जाए बात मैं बलूच कौम मैं बलूच आगे दमा चागे दानिया वार निश्ता योगी पाकिस्तान दर मुल्क मायने वार वश पे बात खुश बात शिगरत पे बात शुमारा कदी गर्मी गुआत में लगातार वाद सुबह वशी सर्दी सारिगा पे बातें अल्लाह पाक के रहमत से सर अंचु नाजिल बात की नुदा निशंस अमाम मर्दम जो नादरा हाँ अल्लाह पाक आजुता सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का अमाम मर्दम जिड़हानी दीन पानी कनिया अल्लाह पाक आईनी जिड़हा सुत्ता अलास पे का आमीन 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 सुम आमीन मने वशी वशी गोले चारों का यकरंदी पता सुबह वशी सलाम अंचुक शुमा जानता मश में मेज़बान हुआ बलोच यकरंदी पता शुमारा वशत करम गोले चारों का अंचुक मैं जाने के डन्ने वर्गा मारे चिच्चो नुकसान भी भले मर्दम अमिचो वशंते के अमिचो गलीज अमिचो लजीज भले ये गलीज चीज़ माना जाने चीवड़ बने तक चीवड़ न बने तक तो बारी चीज गोशंती चीज़ इस्तेमाल बईते यानी बारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं बाज़ जंक फूड्स वारे वरग मैं ये नगोशे के वरग न लूटी बरे वरग लूटी हमेशा के मारा आई होती आधी कनक न लूटी माँ होती लोगे हमें जो अर्ची वरग वगैरह बनी तो बात हेल्दी आ मैं माँ द्वार जोड़ करती आई मैं वस्ता बनी नती वशी सर भले माँ ये नवरी हमें गोशी न के गोशंती के घर की मुर्गी दाल बराबर अमी चीज़ें कि माए नवरी बिल्ली अमी जो अस्ती वशी वशी जंक फूड जो माए डन्ना वरी आए लुगा प्रिपेयर बेक नहीं ना बनी ना भले अंका मन नवरी ने चिया कि मारा यक अंचे लगते लगे ता डन्ने वरगे वरगाने आइए चे मारा बीमारी भया आयन आयनी बारो मारा खबर नहीं अमूमन चौक बेबा मजरी बेबा शनि शिकायत के लाभ दर्द शिकायत ये शाना चे वजह शिकायत बैगी मर्दम चिया बीमार बैगियाँ जो अस्ती कसानी मर्दम मैं ये ना कोशिश के मर्दम पहला बीमार न बीतगा अगर मैं पहले की दौरा बेचारी मर्दम बाज एक्टिव बीतगा यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बीता अन्नी में फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे अगर मैं कसाने चौका बेचारी जो मसरूफ़ हाँ स्कूल अच्छे मदरसा चे ट्यूशन अच्छी काय पद्धति मोबाइल लगा टैबलेट लगा चिके शनि कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं थी शनि कोई अगर मैं बोशी पहला तच गे लैब को तिगे पकड़ाई लैब को तिगे बाज़ लैब बीतगा ए तत्कगा इधर शुतगा उधर शुतगे शनि ना एक वर्कआउट बीता एक वर्जिश बीता नी ना भी नी दूर से गेम लोगात कगा मोबाइल था द्रमशा इस्तेमाल करना जंक फूड्स वरा पहला भी मर्दमा अगर डरने वरग वार्ता ची मर्दमा ने शौक अस्ती स्ट्रीट फूड वारे के शौक अस्ती दौर से मर्दमा ने भले आईनी एक्टिविटी भी था फिजिकल एक्टिविटी और अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी में भी चीज़ें में पूरी मैं हेल्थ बास ख़राब बई थी गुड़ शुमा हमें सोच गया था कि शी जो मरागश विद अंगा मैं होस्ट हुमाए मैं वैसे कोई डॉक्टरी नहीं हरता अंजुक से मैं जाने था मनोवती गोले चारों का नहीं सेहत जिच्चो बास ख्याल अस्ती गुड़ मोती यार मरागश का गोशा कि एक अब तक ही तो गई एक डॉक्टर शुमे वास्ते में बियारा गुड़ बिल्कुल मर्ची में मरागश तो का माँ एक डॉक्टर इनवाइट को था डॉक्टर अनम सिद्दीकी मत और को था मैं मर्ची की मरागश तो का गोले चारों का आइए गुमा मामी गपुत्राना मी बाबता गपजनी के डरने वाला ची कुजाम जो अस्सी मारा नुकसान बैठी शंत कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हम डॉक्टरी चीज़ा मतलब सीधे सर हमारे सरपदी दाँत का के डरने वर्गा ची माँ नादरा भाई इसी वजह चाहिए गुड़ा में दौर से गप्पा में होती जो ऐसी मर्च की गेस्ट है गुमा गपोत्रान कनी जोस कनी होती गोले चारों का भी बाबत सरपदी दई और अर्ची शुमारा कड़नी दंती गोड़ शुमारा अमायानी सरा अमल का ना कभी माँ भी इंशाल्लाह अमल का आयानी सरा भले मोती मर्च की मरागशत का गेस्ट है जो ऐसे वशत कनी भले गोले चारों का गप्पिशी के मैं गैस देगी चागिरदा अच्छी ब्लॉग करने के डॉक्टर अनम सिद्दीकी और आई वास्ता मारा होती मरागश उर्दू है तो स्विच करना कभी जब मैं उर्दू है तो मरागशा स्विच करना गोड़ाई में मोड़ दुए था गपुत्रान करना भले जब मनोती वशी वशी गोले चारों का नहीं गपुत्रान करेंगी भाई गोड़े शो में गुमा जो अस्सी मावती मादरी जबान बलूची था गप जना मरागश बिंदात करने के पहले मैं एक देखे गप्पी करा कि अम्मा मर्दम जो नादरा हाँ यकरंदी पदा लपा का ऐसा सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का चिया मर्ची के जो अगर मैं बोशी मौसम बाज देखे बड़ी बाज बैक्टीरिया मर्दमानी चिगोशती तबीयत बाज खराब बैगी समझा नहीं कि मैं कराची मौसम में गप बेजना कराची कभी सर्द कभी गर्मी माँ गोशा ये माया अंचू लग गई कि माँ चिगोशती दिसंबर है माई कदी अचानक सर्द बई कदी अचानक गर्म बई थी शुमारती सेहत बाज ख्याल कनगी शुमार डरने वर्ग न वर्गी आप ज़्यादा वर्गी वो तरह हाइड्रेट कनगी और रोची अगर मैं उशती अर्ज मरागश उसे रोची है तो कम से कम दाए से 5 जमे शुमार वर्कआउट कनगी शुमारा अगर शुमार रनिंग को नकनेता शुमार चो चैल कदमी बेकनेता वॉक बेकनेता वरगे बाद
लाजम आबी शपे वर्गे बाद शुमारा चिगुशन की दा या ची 5 मिनट लोगे तो कई गश्ती बेकने था कसानी मौके बेकने था ताकि शुमा नादरा मबेता लपाक शुमारा दुरसाने सेहत नसीब बेका प्यामोती मरागा शो पे स्टार्ट करनी थी गेस्ट नहीं मगर गुड़ मूड दुविता होती मरागा शो स्विच करना वती गेस्ट डेले सोलां के वशत करना मर्ची की मरागा शो का अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अनम सिद्दीकी आपको बहुत मैं उर्दू में बोल रही हूँ, आपको खुशामदीद करती है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक लग रही हूँ, मैं ठीक भी हूँ। अगर नहीं होती तो डॉक्टर बैठी हुई है हमारे पास। बिल्कुल। आप ज़रा अपने बारे में बताएं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जब मैं अपने बात करी थी बलोच में, आपको कुछ समझ आ गया? नहीं, मुझे कुछ भी समझ क्योंकि मुझे बलोची नहीं आती। ठीक है, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने क्या बोला ट्रांसलेट करके उर्दू में। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनम सिद्दीकी है और मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ। मुर्शिद हॉस्पिटल में करंटली अभी मैं काम कर रही हूँ और यहाँ पर मैं अवेलेबल होती हूँ सुबह 8 बजे से दोपहर शाम के 4 बजे तक। और मैंने अपनी जो CPS ट्रेनिंग है वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से की है और इससे पहले भी जो ट्रेनिंग्स हैं वो कुछ जिना से और कुछ चांदका से हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जो है ऑडियंस गोले चारों जो मैं कब से बोली थी, मैंने अल्फाज बोला है इस्तेमाल किए। हाँ, इसका मतलब है हमें देखने वाले। ठीक है। तो ये है कि मैंने उनसे स्टार्टिंग में तो अपना जो मेरा जो मरागश होता है, मरागश मतलब प्रोग्राम, उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्टिंग में ना मैं दुआओं के साथ स्टार्ट करती हूँ, सुबह का टाइम है तो दुआओं के साथ अगर मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँ तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद मैंने जो बाहर के खाने की चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता है कि उनसे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें वो खानी चाहिए। पहले लोग खाते थे पर उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी, फिजिकल एक्टिविटीज जो अब नहीं है, जिनकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, पेट की बीमारियां हो रही हैं उन्हें। तो मैंने यही कहा है कि अब जो बीमारियां होती हैं क्या नहीं, तो हमारे पास डॉक्टर आई, आज हमसे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वही हमें बेहतर बता सकती है। तो आप बताइएगा इस बारे में हमें। अब ये है कि मतलब खाना पीना तो अब मेजॉरिटी लोगों का बाहर से ही होता है, तो बाहर के खाने कभी अच्छे मतलब बंदा अच्छी जगह से खा लेता है, कभी पता नहीं चलता है कि वो कितने दिन पुराना है, वो रीयूज़ कर रहे हैं या उसमें जब बन रहे हैं तो किस तरीके से किस चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, सफाई है या नहीं, हाइजेनिक है अनहाइजेनिक है, तो वो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो वो हर किसी का जो मैदा होता है वो उस हिसाब से होता है, मतलब हसास तो होता है ये सबका ही, लेकिन कुछ चीज़ों को कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि उस बाहर की चीज़ें जो कि अनहाइजेनिक हैं वो खाने पीने से आपके मैदे पे असरात आते हैं। तो ये होगा कि कुछ मरीज़ों को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ को उल्टी होती है, कुछ को मोशन और कुछ बुखार के साथ। तो वो सारा इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि वो चीज़ें बाहर से अनहाइजेनिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कुछ ये है कि कुछ लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो वो हर किसी के मैदे पे, उनके आंत पे डिपेंड करता है वो किस तरह रिएक्ट करता है टू डिफरेंट थिंग्स ना। तो उस बस ये है कि अगर आप बाहर से खा भी रहे हैं तो मतलब देख कर, रिव्यूज़ वगैरह देख के अच्छी जगह से खाएँ। और पहली बात ये कि घर का खाने का इस्तेमाल करें। घर का खाना भले मतलब बिल्कुल आम सा भी होगा लेकिन वो प्योरली हाइजेनिक होगा और उससे आपके मैदे पे कोई सिम्टम ऐसा सच कोई भी मतलब ख़राबी नहीं होगी, आराम से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से करते हैं तो फिर आप पहले ही चौकन्ना रहें कि भाई कोई भी सिम्टम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। वैसे बीमारियां क्या हो जाती हैं बाहर के खानों की वजह से? बाहर के खानों की वजह से ये है कि मैदे पे, एक तो बाहर के खानों में स्पाइस ज़्यादा होता है ना, तो उस हिसाब से आपके मैदे में एसिडिटी हो सकती है, तेज़ाबियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, उकाई उल्टी हो सकती है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो पेट में शदीद मरोड़ पड़ सकता है, मोशन हो सकता है। इवन कि आपके जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से आपके नमकियात में कमी पेशी हो सकती है और आपको हॉस्पिटल में दाखिल भी होना पड़ सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं बाहर के खाने से। ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबे अरसे से खा रहे हैं और कुछ नहीं हुआ, तो ये कभी भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि बाहर के खाने से होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि ये जो आपने ये सिम्टम्स बताए और इस तरह के मरीज़ पहले ज़्यादा थे या कम थे या अब ज़्यादा हो रहे हैं? अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि बाहर जंक फूड का इस्तेमाल और बाहर का खाना घर के खाने से ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। पहले तो ये होता था कि बाहर के खाने का इतना रिवाज नहीं होता था, घर में ही 3 वक्त का खाना बनता था। बिल्कुल। और पहले खालिस चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, पहले मिलावट कम होती थी और अभी मिलावट बहुत ज़्यादा है। वो अगर कोई
मिल्क भी हम लेते हैं बाहर से कोई, तो फिर उसमें भी मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है अभी। तो पहले ये कि मतलब खालिश चीज़ें बहुत थी, मिलावट नहीं थी, सिम्टम्स कम थे, बीमारियां कम थी। अभी एक तो लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हुआ है, लोगों में वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, मतलब बाहर का खाते हैं और फिर सो जाते हैं आते साथ ही, कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पेक्ट करती हैं। तो पहले ये होता था कि मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल कम था तो बीमारियां भी कम थी। तो बीमारियों को हम खुद दावत देते हैं, आप जो अपने लाइफ के साथ करेंगे तो वही आपको नज़र आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि रोज़ कितने मरीज आते हैं इस चीज़ में मुब्तला हैं जिनको पेट दर्द की शिकायत है? तकरीबन मतलब 100 में से अगर मैं देखूं तो 50 to 60% तो ऐसे होते हैं जिनको ये सारे सिम्टम्स होते हैं। मतलब मैदे के हवाले से, पेट के हवाले से, इन द बैकग्राउंड कोई बड़ी बीमारी नहीं चल रही होती है, पर ये सिम्टम्स बहुत बहुत कॉमन होते हैं कि भाई जलन है, तेज़ाबियत है, खाना वापस मुंह की तरफ आता है, मुंह में तेज़ाब वाला जायका आता है, खट्टी डकारें आती हैं, उकाई आती है। तो ये सिम्टम्स तो मतलब हर दूसरे मरीज़ को ये सिम्टम्स होते हैं। बाकी जो बीमारियां हैं हेपेटाइटिस जिगर के हवाले से वो भी देखी गई हैं, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़ जो हैं गैस्ट्रो। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि एज लिमिट क्या होगी इनकी? एज लिमिट ये इसके मतलब जो एसिड पेप्टिक ये जो डिजीज़ होते हैं इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इससे आपके मतलब कितने साल से कितने साल के एज के लोग ज़्यादा आते हैं इस बीमारी में मुब्तला? मेरे पास यंग ज़्यादा आते हैं, यंग एज़ कम्पेयर टू ओल्ड, क्योंकि यंग का लाइफस्टाइल जो होता है ना वो बाहर के खानों पे ज़्यादा होता है। ओल्ड का ये होता है कि उनको पता चल चुका होता है कि भाई हम जो पीछे करके आए तो अब ना करें तो हमारे लिए फायदा, क्योंकि इस उम्र में भी करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें कम देखा गया है, क्योंकि उनमें यह है कि समझ गए हैं ना वो लोग के मतलब हमें अब चीज़ों का इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वाकई उनका मैदा अब गवारा भी नहीं करता है कि भाई अब आप इस एज में आकर अगर ऐसी लाइफस्टाइल रखेंगे तो वो आपके लिए मज़ीद डेंजरस है। मैंने ज़्यादा यंग 30s 40s तक देखा है ऐसे सिम्टम्स जो है ना, ज़्यादा मैंने मतलब मिडिल एज में ज़्यादा देखा है। और आप जो है बच्चों के बारे में बता दें, बच्चे भी आते हैं कितने रोज़ाना की तादाद में? मेरा ये है कि मतलब 13 इयर्स के बाद तक कि हमारा अडल्ट में जो आता है ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, तो वो 13 साल के बाद के बच्चे भी मैंने देखे हैं जिनको इतनी छोटी उम्र में बस यही कंप्लेन होती है, भूख नहीं लग रही है, ठीक है, घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर के खाने में दिलचस्पी ज़्यादा है। बिल्कुल। और ये एक तो बहाना होता है बाहर के खाने का। सिम्टम्स भी हो रहे होते हैं लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है बाहर का खाना। कहते हैं कि नहीं भाई हमें मतलब पसंद वो आ रहा है घर का खाना में। तो अब मेरा अपना भी बेटा है, वो बाहर के मतलब ये वो भी बोलेगा चिप्स खानी है, बिस्किट खाना है, घर का नहीं खाना है। तो वो ये है कि आप कोशिश ये करेंगे अपने मतलब बच्चों को इस चीज़ पे एडिक्ट ना करें, बाहर की चीज़ों पे ना उनका एक स्केड्यूल बनाएं, उनके प्रॉपर मील टाइम बनाएं, बीच में स्नैक टाइम भी होना चाहिए, उसमें आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बच्चा तो ज़िद करेगा ज़ाहिर है, तो वो आप एक स्नैक टाइम उनका फिक्स कर दें कि भाई इस बीच बच्चे को बाहर की चीज़ दे दो, वो भी अच्छी। बिल्कुल। हाँ, बाकी मील टाइम इतना प्रॉपर दें, क्योंकि जो न्यूट्रिशन आपको मील टाइम से मिलेगी उतनी आपको बाहर के खानों से नहीं मिलेगी। मतलब और ये तो वही बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, वो नहीं करते कि मतलब बाहर का ही खाना। और जो जब मैंने देखा है कि लोग समोसे वगैरह ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं और उनमें जो तेल होता है वो एकदम ब्लैक कलर का हो चुका होता है, फिर भी मज़े से लोग रीयूज़ हो रहा होता है, वो इतना डेंजरस होता है। वो भी कोई मतलब वो भी कोई जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं अच्छा ऑलिव ऑयल या कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो तो वो नहीं करते हैं ज़ाहिर है। वो तो एक मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी का ऑयल होता है जो कि रीयूज़ हो रहा होता है, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस। उसी ख़राब तेल में अगर मैं बोलूँ यूज़ तेल में कोई और तेल मिक्स करके उसको वो मैं बोलूँ वो तेल कभी ख़त्म नहीं होता। वो कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो तो महीने चलता है। तो और मैं ये पूछती थी कि ये तेल ब्राउन कलर का क्यों है? तो मुझे कहती है ब्राउन कलर का नहीं है, ये जो कढ़ाई है इसे हम बनाते हैं ना वो ब्लैक कलर के, तभी हमको ब्राउन कलर का। मैंने बोला वो टपकते हुए भी ब्राउन कलर का ही लगता है, क्योंकि वो रीयूज़ होता है, बार बार इसी में फ्राई हो रही होती हैं चीज़ें। तो एक चीज़ जब रीयूज़ होगी तो वो ज़ाहिर कलर तो चेंज करेगी। बिल्कुल यही चीज़। और बेकरी आइटम्स पता नहीं कब के रखी हुई होती है, हमें नहीं पता होता। और एक और चीज़ वो जो है येलो कलर की बल्ब लगा देते हैं उनको गर्म करने के लिए बेकरी आइटम्स। बिल्कुल, रीहीटेड में भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं। आप एक चीज़ को जब आप बार बार रीहीट करते हो तो उसमें बहुत बैक्टीरिया ग्रो करते हैं,
तो वो भी डेंजरस है। आप घर में बनी हुई जो फ्रेश चीज़ होती है आप उसी वक्त खा लेते हो तो वो बहुत सेफ़ है। लेकिन आप हम तो ये कहते हैं कि घर में 2 दिन से ज़्यादा आप जो फ्रीज़ भी ना करें चीज़ें। काफ़ी लोग महीने तक फ्रीज़ कर रहे होते हैं ना, इवन सब्जियों को भी। और चलें कबाब को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज़ तक करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितनी चीज़ रखी हुई होगी अंदर उतनी उसमें जर्म्स ग्रो करना शुरू करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है कि अमूमन जो ख़वातीनें हैं वो अगर उनको कहीं पे जाना होता है, जैसे मायके जाना होता है, तो अपने शौहरों के लिए अगर दूर रहती तो पूरे एक महीने का वो पूरा सालन बना के फ्रीज कर देती है। ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो वो मतलब ये है कि अगर ऐसा है भी तो मतलब फ्रेश बाहर से अगर कोई अच्छी जगह है वहाँ से फ्रेश बना हुआ खा लें तो वो जो घर में फ्रीज है उससे बेहतर है। अगर कोई जगह मतलब अच्छी आपने देखी हुई है, देखकर रिव्यूज़ देखकर अच्छी है जगह, वहाँ से आप खाते रहते हैं और ओवरऑल ठीक है, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या घर में आप कुछ अंडा या कुछ इस तरह फ्राई कर सकते हैं, जो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो फ्रीज़ जो है वो कुछ मतलब 15 डेज़ भी अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्रीज फूड है तो वो कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा 1 मंथ तक तो हम मना ही करते हैं कि मंथ तक ना करें, क्योंकि फ्रीज से भी बहुत ज़्यादा जर्म्स ग्रो करते हैं। डॉक्टर ना आप ये बताते कि आजकल मार्केटों में जो फ्रोजन फूड्स वो ज़्यादा आ रही हैं, चाहे वो पैकेट में बंद हो या घरों में तैयार करके वो जो सेल की जा रही है, उसके क्या नुकसान आते हैं? उसके भी हैं नुकसान अपनी जगह पे। फ्रोज़न फूड भी मतलब उनमें भी एक्सपायरी डेट्स तो लिखी हुई होती हैं, लेकिन वो अगर आप घर में लेकर भी आते हैं तो फिर वो उसका भी एक लिमिट रख लें कि मतलब इसमें अपने कंज्यूम करना है, उसको भी कोई 6-7 महीने तक ना चलाएं और विदिन मंथ आप उसको कर लें यूज़, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास भी काफ़ी टाइम से रखे हुए होते हैं ना, लेकिन उनका टाइम ड्यूरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। उनका भी जब वो मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी कंपनीज हैं तो वो भी एक ड्यूरेशन रखती हैं ना, तो उस ड्यूरेशन के बाद ज़ाहिर है हर चीज़ मेडिकली उस हिसाब से होता है, तो उनके भी कुछ मंथ्स की उनकी एक्सपायरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो विद इन सम ड्यूरेशन होती है। तो आप अगर घर में लेकर भी आते हैं तो विद इन मंथ उससे कंज्यूम करने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि बाहर के खानों की वजह से जो पेट में मैदे में बीमारियां होती हैं, ये जो जैसे हमने सुना है और पढ़ा भी है, मलेरिया के मच्छर काटने से तो एक प्लाज्मोडियम वायरस आ जाती है ब्लड में, तो उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया, क्या नाम है इसका, आप इस हवाले से बताएं? इसका हेलिकोबैक्टर पायलोरी, H पायलोरी, जो कि बाहर के गंदा खाने पीने से लगता है, ठीक है, एक चीज़ जो अनहाइजेनिक है उसमें ये पाया जाता है। ठेले पे जो चीज़ें मिल रही होती हैं, चाट हैं, समोसे हैं, इवन के मतलब पानी पूरी है, कचौरियाँ हैं, जो ऐसे खुली हुई पड़ी हैं बिल्कुल, तो उस पर तो 100 जम्स तो वैसे भी आएंगे, आपको H पायलोरी के साथ साथ और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस लगेंगे। तो ये है कि मतलब वो बाहर से इस तरह खुली हुई चीज़ें ना इस्तेमाल करें। हेपेटाइटिस, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस इतना कॉमन है, ये जो आप गन्ने का जूस अब बाहर से मशीनों से बना हुआ पीते हैं, ये इतना ज़्यादा अनहाइजेनिक है, क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं ऊपर। बिल्कुल, मैं अगर बोलूँ ना, मैंने आज तक नहीं पी और मुझे बहुत घिन आती है उसको देखकर। आप ये कर सकते हैं कि वो ले लें, आप गन्ने ले लें, घर में उसको कुछ करके घर में निकालने की कोशिश करें। बाकी आप वो ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि उससे बहुत इन्फेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा। और लोग जो कहते हैं कि गन्ने का जो रस है वो पीने से जो है कमर का दर्द ठीक हो जाता है, पता नहीं क्या क्या जो इनके दिमागों में है, जो है हमें ताकत मिलती है गर्मियों में, जो है रास्ते में, और मुंह से जो मोटरसाइकिल सवार वाले खड़े पीते रहते हैं, वही पीते हैं, और इतनी, मैं बोलूँ ना, इतनी गंदगी नजर आ रही होती है दूर से भी बंदा, क्योंकि वो तो मीठा है तो उस पर तो आएंगी मक्खियाँ वगैरह, फ्लाइज। और वो बोलते हैं कि जितना गलीज उतना लजीज। मैंने एक दिन ये खलीज आपको हॉस्पिटल लेके पहुंचाएंगे, तब आपको पता चले कितना खलीज था। लेकिन फिर भी उनको इन्फेक्शन हो भी रहे होते हैं, हॉस्पिटल भी आ रहे होते हैं, पर फिर भी वही रूटीन होती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि कुछ अगर मैंने देखे हैं कुछ लोग ना जो है ज़्यादा अनहाइजेनिक फूड खाने से, पाखाने से भी ब्लड आता है उनके। हाँ, वो एक कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है कि मतलब कोई ऐसा बग आपके खाने पीने में लग जाता है जो इन्फेक्टिव कोलाइटिस कर सकता है, मतलब पाखाने के रास्ते खून, डायसेंट्री जिसे हम बोलते हैं, उसमें पेचेस और इस तरह के म्यूकस जैसे सफ़ेदी नुमा कोई चीज़ होती है, थूक, लेसदार मैदा, खून, ये भी आ सकता है। तो ये भी एक इन्फेक्शन का सिम्टम है।
तो ये भी खाने पीने से आपको ये भी सिम्टम आ सकता है। अमूमन क्या होता है कि पेट में दर्द, उल्टी और मोशन, पानी की तरह मोशन आ रहे होते हैं, पेट में मरोड़ हो रहा होता है, साथ में बुखार। तो ये इन्फेक्शन को फूड पॉइजनिंग जो होती है कि खाने के फ़ौरन बाद उल्टी शुरू हो गई, तो वो हर जो जरासीम होता है उसका अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से सिम्टम्स मतलब ये है कि इसलिए हम स्टूल का टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि भाई कौन सा जरासीम है कोई। टेस्ट से मुझे एक चीज़ याद है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम पैनाडोल और बुखार के लिए पैनाडोल और पेट दर्द के लिए प्लेजर ये इनके पास रखी होती है और यही खा के टाइम पॉलिडी खुद को ठीक कर लेंगे। हालांकि फ्लैजेल कोई पेट दर्द की गोली नहीं, ये एंटीबायोटिक है। उनकी मेंटालिटी में बिल्कुल उनकी मेंटालिटी में उनका ये फ्लैजेल खा लेंगे तो सही हो जाएगा। हाँ, फ्लैजेल एक एंटीबायोटिक है, ये कोई पेन किलर नहीं है। उसकी प्रॉपर इंडिकेशंस हैं कि आपने कब फ्लैजेल देनी है कब नहीं देनी। मतलब ये मैंने एक भी मोशन होगा फ्लैजेल खा लेंगे और वो दिन में 3 से 4 मरतबा खाएंगे तो भाई किससे पूछ के खाई, भाई खुद ही खा ली फ्लैजेल, वो तो मेरे पॉकेट में रखी हुई होती है या बैग में रखी हुई होती है, तो उसकी इंडिकेशन ये नहीं है। हालांकि एक्यूट जो डायरिया सिर्फ पानी वाले मोशन आ रहे थे उसमें फ्लैजेल तब तक नहीं देते हैं जब तक आपको लगे ना कि इन्फेक्शन इंडिकेटेड है, इसमें फ्लैजेल इंडिकेटेड है या नहीं है, तो उसकी भी अपनी वो है इंडिकेशंस हैं फ्लैजेल। इसको कैसे ट्रीट करते हैं आप मुझे बताएं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी का ये होता है कि अब एक मरीज़ आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, मैदे में दर्द है, तेज़ाबियत है, जलन है और भूख नहीं लग रही है, उकाई, उल्टी, रात में नींद वगैरह भी, ये भी सारे स्टमक अपसेट होगा तो सारे सिस्टम अपसेट होंगे। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इनका हेलिकोबैक्टर पायलोरी टेस्ट करवाएं ना। तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो हमारा टेस्ट अवेलेबल है वो स्टूल में एच पायलोरी का एंटीजन देखते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इनएक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल और एक चीप किस्म का टेस्ट, मतलब आराम से आपको, पैसे भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है तो वो कर सकते हैं। सीरोलॉजी जो एक ब्लड में भी एच पायलोरी टेस्ट होता है, लेकिन वो सीरोलॉजी ऑथेंटिक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको पहले एच पायलोरी हो चुका होगा तो उसमें आपका सीरोलॉजी पॉजिटिव आएगा, तो आप तो कंफ्यूज ही रहेंगे कि भाई ये अभी का है या पहले का है। तो इसलिए आप सीरोलॉजी करवा के अंदर पैसे ज़ाया नहीं करें। अमूमन मेरे पास जो भी मरीज़ आ रहे होते हैं सबकी सीरोलॉजी में एच पायलोरी पॉजिटिव आता है, तो उसको ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये पुराना इन्फेक्शन हो, ट्रीट हो चुका हो, तो उसकी जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए एंटीबॉडी बनती है, तो हो सकता है पुराने इन्फेक्शन की वजह से बनी हो। तो एच पायलोरी जो स्टूल एंटीजन है वो आपका एक्टिव इन्फेक्शन बताएगा कि अभी हुआ है जरासीम। और भी बहुत सारे टेस्ट के इसके तरीके हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, एंडोस्कोपी के ज़रिए बायोप्सी है, कल्चर है, PCR है, लेकिन मोस्ट जो ईजिली अवेलेबल है वो एच पायलोरी स्टूल एंटीजन है। तो फिर उनको मेडिसिन वगैरह, हाँ, वो जब आपका पॉजिटिव आ जाता है तो उनको ट्रीट करने के प्रॉपर हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो हम 14 दिन का पूरा एंटीबायोटिक का इनको कोर्स देते हैं। वो हमारे पास रेजीम्स बने हुए हैं, ट्रिपल रेजीम है, क्वाड्रुपल है, हाइब्रिड है, कंकमिटेंट है, 10 to 14 डेज इनका ड्यूरेशन फिक्स्ड है। ठीक है, तो 10 to 14 डेज़ के लिए हाई डोज एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एमॉक्सिल है, क्लैरिसिड, क्लाइथोमाइसिन है, ओमिपेराजोल, तो ये सब हमने देते हैं। और ये विदाउट एनी मतलब कहते हैं ना बिला नागा आपको ये बिल्कुल लेनी है। अगर आपने एक दफ़ा 1-2 दिन भी छोड़ा तो फिर दोबारा से लेना पड़ेगा, दोबारा स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें गैप नहीं करना होता है, क्योंकि आपका फिर एक चीज़ जो ख़त्म होने के दिन ही 10 से 14 हैं, तो फिर मरीज़ को बता देते हैं कि ये हाई डोज हैं, इससे सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको मोशन लग सकते हैं, सब कुछ बता देते हैं। तो रोकना नहीं है, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर रोक कर हमारे पास नहीं कर सकते तो आपका प्लेजर ही ठीक है वही चीज़ है। मुझे ये बताएं कि जो खुद ही डॉक्टर बने हुए होते हैं, मरीज किसी ने पैनाडोल ले लिया, किसी ने प्लेजर ले लिया और आके बता दिया हमने तो प्लेजर लिया, हमने तो पैनाडोल खाई है, फिर वो जो पूरा केस और ज़्यादा ख़राब करके आते हैं, उनके क्या नुकसान होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? देखो, फ्लैजेल तो मतलब ले लेते हैं तो बस ठीक है, आपको जब कह तो नहीं सकते नहीं है उनको बाकी इवेलुएट करते हैं कि मतलब सिम्टम्स किस वजह से हैं, अगर वजह सामने आ जाती है तो उसको ट्रीट कर देते हैं। बाकी एक मरीज़ जो पहले से ओमिपेराजोल जो कैप्सूल, मैदे का कैप्सूल जिसको बोलते हैं, वो लेता आ रहा है, तो उसमें हम फिर एच पायलोरी टेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें फिर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हम उनको वो बंद करवा के 2 हफ्ते तक उसके बाद टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं खा रहा है तो फिर हम टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिर रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे, तो हम होल्ड करवा के 2 वीक्स तक बंद करा के उसके बाद फिर उसकी जगह पे हम दूसरे एंटासिड्स दे देते हैं ताकि तेज़ाबियत पर असर ना हो।
बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि जो अमूमन मरीज़ होते हैं ना, वो सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, पहले खुद इलाज करवाते हैं, फिर उसके बाद हकीमों के पास जाते हैं, वहाँ से पक्कियाँ वगैरह वो लेकर, फिर उसके बाद डॉक्टर, जब केस खराब हो जाता है फिर डॉक्टर के पास आते हैं। जो पक्कियाँ वगैरह पता नहीं क्या क्या लेते हैं, इनके क्या नुकसान होते हैं? इनके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। इसमें जो ये इस्तेमाल करते हैं हकीमी, जो ये सारी हिकमत इन मेडिकेशंस में स्टीरॉइड्स होते हैं। तो स्टीरॉइड्स के मतलब ये स्टीरॉइड डेल्टा कॉटिल कोई भी मतलब कोई इस्तेमाल करता है तो मतलब उसी वक्त तो सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, क्योंकि स्टीरॉइड्स का अपना एक बहुत अच्छा रोल होता है हर बीमारी में ना। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में जाके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो आपकी जिगर ख़त्म कर सकता है, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, ये बीमारी ये भी बढ़ जाती हैं स्टीरॉइड इस्तेमाल करने से। तो हिकमत मेडिसिन लेकर गुर्दों पर बहुत असर छोड़ते हैं। तो हमारे पास जब आते हैं हकीमी 5-6 साल की दवाएं लेकर, तो उनके बहुत सिस्टम ख़राब हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी दवाएं बंद करते हैं, उनके जो सिस्टम है उनको वापस नॉर्मल पे लाने की कोशिश करते हैं। तो फिर कोशिश करते हैं कि भाई कि किस वजह से सब तो यही हम काउंसिल ही कर सकते हैं। बिल्कुल कि ये आपके लिए फौरी आराम तो देंगे, लेकिन बाद में इनके बहुत बुरे नुकसान आते हैं, जिगर पर, गुर्दों पर बहुत बुरे नुकसान आते हैं। तो ये चीज़ें कुछ मरीज ऐसे होते हैं तो खुद को एक मेडिसिन का आदी बना देते हैं। जैसे अगर किसी को कब्जियात हो तो जो है वो मोशन लगने वाली गोलियां खा ले, तो फिर उसी पे वो कंटिन्यूसली उसको, हाँ ये है कि वो सालों सालों तक उसी मेडिसिन पे ही रहते हैं। फिर उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? उनका ये है कि मतलब उन मरीजों को पहले ना डाइट्री पे रखें। उनको बोले, अब कोई मरीज़ कहता है कि भाई मुझे कब्ज़ है, तो उनको शुरू में ही आप उनको दवाएं ना दें। उनको बोलेंगे अपना लाइफस्टाइल सही करें। खाने पीने में कहेंगे कि वो चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि गोश्त का इस्तेमाल बहुत कर रहे होते हैं, बड़े का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि कब्ज़ का बहुत बड़ी वजह है। वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, सैलेड का इस्तेमाल नहीं है, सब्जियों का इस्तेमाल नहीं है, गोश्त ज़्यादा है, चावल, बाहर का खाना। तो भाई जब तक आप अपना हाई फाइबर डाइट नहीं है ना, तो जब तक आप अपना लाइफस्टाइल सही नहीं करोगे, अपना खाना पीना सही नहीं करोगे, तो तब तक आपका कब्ज़ तो सही नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो पहले हम उनको इन चीज़ों की तरफ, डाइट्री की तरफ लेकर आते हैं, फिर उसमें हम देखते हैं कि भाई मरीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो ठीक है। और फिर अगर हम मेडिकेशंस पे रखते भी हैं तो फिर सिर्फ लो डोज और फॉर सम ड्यूरेशन, थोड़े टाइम के लिए, उनको बिल्कुल उन पर डिपेंडेंट नहीं कर देते हैं। तो फिर जैसे ही मरीज़ फिर वापस ट्रैक पे आना शुरू होता है तो फिर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। फिर यही है कि ना वो उनको पूरा बॉडी इसी दवाई का आदी हो जाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि बस हमारा इसी, इनके दिमाग में एक बात मतलब ये है कि आपका मैदा भी आपकी सोच से है। ठीक है, जब आप सोचेंगे कि हाँ भाई मुझे मैदे में ये कोई टेंशन होगा, कोई स्ट्रेस होगा, तो उसका इम्पैक्ट सीधा आपके स्टमक पे पड़ेगा। अच्छा। ये एक पूरा गट ब्रेन एक्सिस है। ठीक है, सारा न्यूरोनल मतलब सिस्टम है। उससे क्या होगा कि जितना स्ट्रेस लेंगे, जितनी परेशान, किसी को क्या, IBS यही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। स्ट्रेस होगा मरीज़ को, जैसे ही कोई भाई एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, पेपर है, फ़ौरन से मोशन आ गया ना, फ़ौरन से पेट में मरोड़ आ गया, और ये होता है IBS ना। तो या फिर मरीज़ को अमूमन कब्ज़ हो जाता है, कभी कहते हैं कभी कब्ज़ कभी मोशन हो जाता है, और पेट में अमूमन वैसे मरीज़ की खून की मिकदार नॉर्मल होती है, मरीज़ को कोई वज़न कम नहीं होता है। ठीक है, तो IBS क्या है कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ का स्ट्रेस से बहुत ताल्लुक़ होता है। और यही चीज़ है ना, शादियों के दौरान दुल्हन की तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब मुझे पता चला कि ये मतलब दिमाग और मैदे का ही असर ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये सारा एक्सेस है जो आपके मतलब, हालांकि कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, ये बस सोच से होता है। तो इसका यही anti-IBS ट्रीटमेंट हम देते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई हर चीज़ को मतलब एडजस्ट करना सीखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्रूवमेंट आती है। भूख मिट जाती है, खाना नहीं खाते, और फिर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द। क्या हो गया, दुल्हन को नजर वजर लग गई। वो IBS होता है। ये कि दुल्हन को नजर लगी, पता नहीं किसी ने तो जादू टोना किया होगा इसके ऊपर। मोस्टली लोग नजर और जादू के ऊपर चले जाते हैं, पर जो असल में जो चीज़ उसके साथ हो रही है उसमें तो जाते नहीं जाते। बिल्कुल। पहले नजर उतारेंगे, फिर किसी ने जादू टोना किया है उसके ऊपर पता नहीं क्या करेंगे, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में डॉक्टर आता है। जब कंडीशन खराब हो गई होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, तो फिर डॉक्टर के पास। बिल्कुल, सबसे लास्ट में डॉक्टर के पास जाएं। इवन जो घर में डॉक्टर होता है उसके भी नहीं सुन रहे होते हैं। कहते नहीं, तुम गलत कह रहे हो, हम सही कह रहे हैं। और एक और चीज़ मैंने नोट की कि जो सबसे चालाक, अगर उनको बोले आंटी जो होती है ना, इसको ये हुआ, फिलहाल दुल्हन को ये हुआ था ना, जब ये वाली दवाई दे दो ठीक हो जाए।
हाँ, ये मैंने फिलहाल दुल्हन को पता नहीं क्या हुआ था, इसको पता नहीं क्या है। ये तो बहुत होता और सेम यही चीज़ ना मुझे बिल्कुल वो लगती है, अच्छी नहीं लगती कि अगर कोई दवाई खाने से कोई ठीक हो गया तो आप उस दवाई को किसी और को रेफर ना नहीं करो। कर सकते, क्योंकि हर किसी का कंडीशन केस डिफरेंट होता है ना। और बाकायदा वो दवाई लेकर जो है जेब में लेकर घूमते हैं, कभी भी दे दो किसी को ये दवाई है, ये बहुत असरमंद दवाई है, वो खा के फिलहाल ठीक हो गया, तुम ये खा लो, डॉक्टर को छोड़ो। और एक और चीज़ आप मुझे ये बता दें कि इस तरह के पेशेंट्स को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं जो आते हैं फिलहाल डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें ये दवाइयाँ दी और हम ठीक नहीं हुए, आपके पास हैं, आप भी यही दवाइयाँ दे रहे हैं हमें। तो ये होता है कि मतलब हो सकता है कि सही से बीमारी का पता ना चला हो, मरीज़ अगर कंप्लेन कर रहा है, और दवाइयों में भी बहुत डिफरेंस होता है, हो सकता है उससे सूट ना हुई हो या असर ना हुआ हो। तो एक प्रॉपर एवेलुएट करें, मरीज़ के सिम्टम्स को सुनें, उसको एग्जामिन करें, देखें कि मरीज़ कह क्या रहा है। मरीज़ कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कुछ मरीज़ों को छोड़ के जिसको आदत होगी, लेकिन मेजॉरिटी मरीज़ जो है अपनी बीमारी खुद हर तरीके से बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप उससे सही से सुने। हिस्ट्री आपकी जो 90% जो पेशेंट की डायग्नोसिस होती है वो उसकी बातों पे, मतलब वो जो बता रहा है उस पर हो जाती है। बाकी ये है कि उसको कंफर्म करने के लिए आप कुछ ब्लड टेस्ट करवाएं। ठीक है, मरीज़ की एक तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आप जो मरीज़ के साथ बात कर रहे हैं वही आप मरीज़ की दवा है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो जितना आप अच्छा काउंसिल करेंगे उतना मरीज़ को एक तो आपसे सेटिस्फाइड भी होगा, दूसरा उसको इस बात पे लाना कि आप अब दवाएं लेंगे तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, और किस तरीके से लेनी है उसे सही बताना, और जो टेस्ट कराने ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि इससे आपकी बीमारी का पता चलेगा। तो इस तरह मरीज़ कभी भी आपको डिसएग्री नहीं करेगा। ठीक है, मरीज़ फिर ज़रूर आएगा आपके पास, क्योंकि वो सेटिस्फाइड हुआ होगा। तो दूसरे मरीजों से कहते हैं कि हमें दूसरे डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हुआ, तो हो सकता है उस डॉक्टर ने उतना प्रॉपर टाइम ना दिया हो या इवेलुएट ना किया हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ भी है ना कि वो जो है दवाइयाँ पूरी कंप्लीट नहीं करते अपनी, और ऐसे ही डॉक्टर चेंज करके आ जाते हैं। हाँ, ये भी है, क्योंकि वो या तो फिर 1-2 दवाएं ले, या ये तो महंगाई का भी बहुत इशू है, तो वो लेते ही नहीं है मेडिसिन। बोल देते हैं कि भाई हमने मेडिसिन लिया, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि मेडिकेशंस का बहुत इफ़ेक्ट है अगर आप प्रॉपर तरीके से लें, और मेडिकेशंस का इफ़ेक्ट एक दिन में नहीं आता है। हम मरीज़ों को कहते हैं कि आपको तकरीबन कोई 15 दिन, 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक मेडिकेशंस लेनी है, उसके बाद हमारे पास आना है, क्योंकि 2 दिन में कोई भी दवा असर नहीं करती है। तो हम उनको प्रॉपर तरीके से बताते हैं। तो ये है कि कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो जो लेते हैं उनको, जिनको बात समझ में आती है तो फिर वो आते हैं दिखाने, प्रॉपर फॉलोअप पे आते हैं, लेकिन कुछ नहीं आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है हमारा, पर अभी टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक लेके हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। गोले चारों का जो हमारा बाज वशी सर सरपति जाते टॉपिक के बाबत अनुवाद में एक वटू ब्रेक की ब्रेक की सूर्य ब्रेक अपत्ति मराग शबर जा रहे हैं। वशत मनी वशी गोलचारों का अंचो मैं डॉक्टर नवम अरबाज वशी सर सरपदी दात और सरपदी दे गए भी अंगद ये सवाल है कि मन के रास्ते जो मैं जोस्कना जो मैं कह रहा डॉक्टर अनम निश्ता इगमा, मुझे ये बताएं कि आपके पास प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आती हैं इसी हवाले से जिनको पेट के दर्द की शिकायत हो, तो आप लोग उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं? अब प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है बेबी ग्रो कर रहा होता है, वेट बढ़ रहा होता है, तो वो स्टमक पे प्रेशर आ रहा होता है। तो इसके लिए क्या है कि मतलब जो मेडिकेशंस इंडिकेटेड है, मतलब कैटेगरीज़ के हिसाब से, कैटेगरी A, B और C के हिसाब से जो दवाएं बच्चे के लिए और माँ के लिए सेफ़ हैं वो हम उनको देते हैं। ठीक है, अगर H. pylori जरासीम एक प्रेग्नेंट लेडी में पॉजिटिव आ जाता है तो हम मेडिकेशंस को, जो ट्रीटमेंट रजीम्स हैं उनको होल्ड कर देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि वो दवाएं एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो फिर ये कि और जो H. pylori है वो इतना टाइम गुजार भी लें तो कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि वो इतना टाइम से लेके चल रही होती हैं इन्फेक्शन, तो वो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी हम उनको आराम से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि हम उनको एंटासिड्स दे सकते हैं, कुछ जो मेडिकेशन सेफ़ हैं वो देकर उनको आराम से सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यही है कि अमूमन प्रेग्नेंट लेडीज़ को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, पेट में दर्द, और ना उनको बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है।
कभी उन्होंने मिट्टी खा ली, कभी अजीब चीज़ें जो प्रेगनेंस होती हैं वो सूंघने का वो दिल करता है। उससे ना वो कभी कभी जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर उनसे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसको किस तरह से आप लोग ट्रीट करते हैं? वो ये कि वो हार्मोनल होता है, ठीक है। आपकी प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपका हार्मोनल अप डाउन चल रहा होता है ना, बिल्कुल। तो वो सारी जो क्रेविंग्स होती हैं वो भी सेकेंडरी टू ईयर हार्मोन्स होती हैं। तो वो ये है कि जो आपके सेहत के लिए अच्छी हैं वो चीज़ें इस्तेमाल कर लें, जो नहीं है तो वो तो मना ही करते हैं कि उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जंक फूड का, स्पाइसी फूड्स का बहुत क्रेविंग्स होती हैं तो करें, लेकिन स्मॉल फ्रिक्वेंट्स मील लें। मतलब ये है कि छोटी छोटी तादाद में लें और बार बार लें, लेकिन एक दफ़ा भर के खाना ना खाएं, क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि बहुत भारीपन महसूस होगा। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप खाएं, ऐसा नहीं है कि आप ना खाएं, लेकिन आप कम कम लें और बार बार लें। इस तरह क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मैदा भरेगा और आराम आराम से एम्पटिंग होगी, तो वो एक बहुत सेफ़ तरीका है। तो और बाकी जो है एंटी एमेटिक्स जो हैं, उल्टी मतली को रोकने की जो प्रेगनेंसी में सेफ़ दवाएं हैं, वो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ हमें समझाई होले चारों का। ये जो असे डन्ने वरग वर्गाची मारा चे नुकसानात बई दोरसी चीज़ानी जो हमारा डॉक्टर अनमा सरपदी दाद भले अन्नों के मचारे हेपेटाइटिस बी और सी बास फैल गए अर्च मर्दम या मर्दम गोशा की शरा हेपेटाइटिस बी, शरा हेपेटाइटिस सी, ये चे वजह बीती गोड़ में डॉक्टर में केर निश्तम हम शीमा का पुत्रान करी तो उसका नहीं कि शी वजह चाहिए, और अमी माँ भी सरपदी जीरी शिकर गोड़ शुमा भी कि गप्पा सरपद बेहता कि शी वजह चाहिए। आप मुझे बताइए कि हेपेटाइटिस बी और सी की वजूहात क्या होती है? हेपेटाइटिस बी और सी दोनों खून से लगते हैं। जिस भी मरीज़ में ये हेपेटाइटिस बी या सी पाया जाएगा, अगर उस मरीज़ ने किसी दूसरे को ब्लड दे दिया गलती से, तो उसको भी लग जाएगा, ठीक है। अगर एक मरीज़ को कोई भी ज़ख़म है, कुछ भी है, और उसको हेपेटाइटिस बी और सी भी लेकर चल रहा है, अगर किसी से हैंड भी शेक करता है, सामने वाले को भी कोई वूंड है, कोई ज़ख़म है, तो उस कॉन्टैक्ट से भी ब्लड लग जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी मदर से बच्चे में ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी जा सकता है, ठीक है। दूसरा ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, दूसरा ये कि अगर आपको प्रिक हो जाता है, किसी जो नीडल है, कोई सिरिंज है जो मतलब उस मरीज़ को इस्तेमाल हो चुकी है, जैसे अमूमन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जब इंजेक्शन लगा रही होती हैं, तो अगर वो हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज़ है, तो अगर प्रिक हो जाता है तो उनको भी लग सकता है, ठीक है। और ये है कि शौहर से बीवी में अज़दवाजी ताल्लुकात के दौरान भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा ये कि शेविंग ब्लेड जो हमारे अक्सर मर्द हज़रात बाहर जाकर जो ब्लेड का इस्तेमाल नया नहीं ख़रीदते हैं, हालांकि हमेशा ब्लेड नया इस्तेमाल करना चाहिए। वो रीयूज़ मतलब यूज्ड इस्तेमाल करते हैं ना, जो कि पहले 10 मरीज़ों पे इस्तेमाल हो चुका होता है, वो सिर्फ पानी से धो के दोबारा कर रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिर है जब शेविंग होगी तो ज़ख़म होगा उसके ब्लड से लगा हुआ, वो तो किसी दूसरे पे इस्तेमाल होगा तो उसको भी आराम से लग सकता है। अदर एक मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो डेंटल, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉमन कॉज है। अमूमन मेरे पास जो मरीज़ आ रहे होते हैं उनको हेपेटाइटिस, अब तो इतना कॉमन मैंने देखा है ओपीडीज़ में हेपेटाइटिस सी, वजह मालूम करने की कोशिश करो तो मतलब वो यही बता रहे होते हैं कि हाँ भाई दांतों का मुआयना करवाया था, करवाती रहती हूँ, दांतों में अक्सर मेरा मुआयना होता रहता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं है, सफाई नहीं है प्रॉपर, आप एक मरीज़ पे इस्तेमाल होता है तो उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर सफाई नहीं होती है, तो वही दूसरे मरीज़ पे होगा तो फिर ट्रांसमिट होगा। बिल्कुल। तो ये सारी वजूहात हैं जिनसे हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और टैटू बनवाते हैं, टैटूइंग करते हैं, जैसे जो नक्श निगारी करवाते हैं, नाम लिखवाते हैं या कुछ ऐसे, उससे भी फैलता है। नोज़ पर्सिंग हो गई, कान में जो गन वाली अभी जो इस्तेमाल हो रही हैं, तो पहले तो ये होता था कि हमारे तो वो जो सुई डाल के किया था, बिल्कुल वो सेफेस्ट तरीका था, पता नहीं मुझे तो वो सही लगता है। और वो सुई को किस तरह से बॉईल किया जाता था बहुत प्रॉपर मतलब उससे होता था, लेकिन अभी मैंने जो देखा वो जो गन वाला है वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि वो भी पता नहीं अभी वो क्लीन करते हैं या क्या, तो वो भी अगर एक पे यूज़ हो रहा है तो 100 और लोगों पे इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न है। क्योंकि अभी तो बच्चों में भी हेपेटाइटिस बी सी में देख रही हूँ आम, तो अभी बच्चों में कैसे लगा, बच्चों में मोस्ट कॉमन ये होता है कि माँ जब बच्चा पैदा कर रही होती है तो उस दौरान भी लग सकता है, तो जब रूटीन करवाते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है।
तो उसके लिए अगर एक किसी पेशेंट के आपका हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव आता है तो कोशिश करें पूरी फैमिली मेम्बर्स का करवाएं। हो सकता है कि सबको हो रहा हो, किसी को पता ना चला हो, तो आगे चल के ये आपके लिए बहुत नुकसान कर सकता है, आपके जिगर पे असरात छोड़ सकता है, जिगर को ख़त्म कर सकता है। तो और हेपेटाइटिस बी और सी को जिगर पे असरात लाने के लिए तकरीबन 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो कोशिश ये करें अपने रूटीन टेस्ट हेपेटाइटिस बी और सी ज़रूर करवाएं, और हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है तो उसकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। सी की कोई वैक्सीन नहीं है, बी की वैक्सीन है, ठीक है, तो उसके 3 डोजेज़ हैं, तो वो अपना बूस्टर डोज के साथ अपना पूरा वैक्सीन करवाएं, तो उससे महफूज रहेंगे आप हेपेटाइटिस बी से। बिल्कुल। इसके क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी जब खून में चल रहा होता है उसका कोई सिम्टम नहीं होता है। मरीज़ आते हैं कि भाई हेपेटाइटिस सी है, जिस्म में दर्द है, ये है वो है, ये ब्लड का एक वायरस है ना, तो ये सिम्टम तब करेगा जब ये जिगर पर असरात छोड़ेगा, ठीक है। जब जिगर आपका ख़त्म होना हेपेटाइटिस सी की वजह से शुरू होगा तो फिर उसकी अलामात नज़र आएंगी, ठीक है। सी तो ऐसा होता है कि वो कभी भी मतलब वो तो बहुत साइलेंट लेके चल रहे होते हैं ना। बी ये है कि एक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ आता है हेपेटाइटिस बी, और जब एक्यूट के साथ आता है तो वो बहुत डेंजरस होता है। कभी कभी क्या होता है कि मरीज़ बेहोशी की हालत में आ रहे होते हैं, बिल्कुल पीलिया, आंखों में पीलिया, जिस्म में पीलिया, बेहोशी, गुनूदगी, खून बह रहा है कहीं से, मसूड़ों से, ये वो। तो जब आते ही पता चलता है हेपेटाइटिस बी जिसने जिगर को फेल कर दिया है ना, एक्यूट लिवर फेलियर जो एक कंडीशन होती है, तो वो तो एक अर्जेंट ट्रांसप्लांट की कंडीशन होती है। सी जो होती है कोई सिम्टम, सी तो बिल्कुल भी कोई सिम्टम नहीं छोड़ता है। अब मेरे पास ओपीडी मरीज़ आ रहे होते हैं तो रूटीन करवाते हैं तो पता चलता है सी पॉजिटिव है, तो ये लेके चल रहे होते हैं, सी का कोई सिम्टम नहीं। जब तक वो आकर आपके जिगर को ख़त्म ना करे तब तक सिम्टम नहीं देता है, लेकिन इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और हेपेटाइटिस सी 90% हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को जब ट्रीटमेंट दी जाती है तो ख़त्म हो जाता है। 90% हमने खुद क्योर किए हैं पेशेंट। एट दी एंड ऑफ ट्रीटमेंट जब हम उनको 3 महीने 6 महीने इलाज देते हैं और उनका फिर PCR जो कि मेजर टेस्ट होता है जिस पे पता चलता है कि सी ख़त्म हो गया है, तो वो नेगेटिव आता है। उसके 3 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करा के देखते हैं, फिर उसके 3 महीने के बाद, मतलब ये कि हमें इवन आफ्टर दी दवाएं बंद करने के बाद भी हमें देखना होता है कि वायरस ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर हम 6 महीने तक फॉलोअप में रखते हैं। वो जब क्लियर आता है तो वो ख़त्म हो चुका होता है। अब दोबारा इस स्ट्रेन से हेपेटाइटिस सी नहीं होगा। हाँ, ये है कि कोई और स्ट्रेन कर सकता है। तो बस मेरा ये मैसेज है कि आप अपने वायरल मार्कर्स मतलब हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट ज़रूर करवाएं रूटीन। किसी को भी लग सकता है, आपको पता भी नहीं हो, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो किसी को भी किसी से लग सकता है, प्रिक हो गया, कुछ भी हो गया, आपने ध्यान ना दिया हो, तो फिर टेस्ट करवाएं और वैक्सीन करवाएं हेपेटाइटिस बी की। बिल्कुल। एक और जो है वो चीज़ आप बता दें कि आप लोग इसको किस तरह से ट्रीट करते हो टेस्ट के बाद, जब आपको पता चला कि किसी को हेपेटाइटिस है, जो है बी है, सी है, तो आप लोग इसको किस तरह से ट्रीट करते हो? दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं आप ये बता दें। अच्छा, पहले ये था कि हेपेटाइटिस सी का जो इलाज था वो था इंजेक्शंस, इंटरफेरॉन, आपने नाम भी सुना होगा। इंटरफेरॉन जो कि पेट में इंजेक्शन लगते थे। एक तो ये है कि हफ्ते में एक बार भी लग सकता है, दूसरा ये कि एक दिन छोड़ के, लेकिन ये बहुत पुराना इलाज है। अभी गोलियां आ गई हैं एंटीवायरस, वायरस को किल करने की दवाइयाँ, ओरल जो टैबलेट्स होती हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। 95% क्योर रेट है उसका ना। तो इंटरफेरॉन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से इंटरफेरॉन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब यूज़ होता भी है तो हेपेटाइटिस डी के लिए होता है, लेकिन सी के लिए नहीं होता है। तो ये कि अब ओरल टैबलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका अपना एक गाइडलाइंस के हिसाब से ड्यूरेशन है, 3 महीने दो, आप 6 महीने दो, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस, अकॉर्डिंग टू दी लैब्स। और हेपेटाइटिस बी का भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, ठीक है। बी कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर किसी मरीज़ को हेपेटाइटिस बी है तो वो डीएनए वायरस है ना, तो डीएनए आपकी ज़िंदगी मतलब ब्लड में सारी ज़िंदगी रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, ये कि वो इनएक्टिव होता है, डॉर्मेंट होता है, तो उसको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है। हर 6-6 महीने पे आपको, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो हर 6-6 महीने पे PCR, ई एंटीजन, एंटीबॉडीज़, ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि ये अभी इनएक्टिव है या एक्टिव है। अगर एक्टिव होगा तो ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि हेपेटाइटिस बी और सी से क्या अमवातें हो सकती हैं? हो सकती है, बिल्कुल। अगर हेपेटाइटिस बी ऐसे प्रेजेंट हो रहा है जैसे कि एक्यूट लिवर फेलियर, एक ऐसी कंडीशन होती है फुलमिनेट फेलियर, उसमें मरीज़ को हेपेटाइटिस बी होता है और उसके साथ वो बेहोशी की हालत में मरीज़ आता है और उसके बाद पेशेंट
फुली जॉन्डिस्ड, मतलब पीलिया हो रहा होता है पेशेंट को, लैब्स पेशेंट की बहुत डिरेंज्ड होती हैं, ठीक है, तो वो उसमें मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है अनटिल अनलेस आप मरीज़ को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इवेलुएट नहीं करते हो, ठीक है। तो वो एक फुल मतलब 100% मोर्टलिटी वाली सिचुएशन होती है जब एक पेशेंट हेपेटाइटिस बी का एक्यूट लिवर फेलियर के साथ आ रहा होता है। दूसरी अमवात इस तरह हो सकती हैं अगर हेपेटाइटिस बी और सी आपके जिगर पे असरात छोड़ दे, आपका जिगर फेल हो जाए, जिगर काम ना करे, और एक बार अगर आपके जिगर ने काम करना छोड़ दिया तो फिर उसकी अलामात आती रहेंगी, मतलब वो वापस रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है कि मतलब वो सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि आप जिगर तब्दील करवा लो, ठीक है, सिर्फ एक सूरत में हो सकता है। बाकी ये है कि उससे अगर मरीज़ को अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जब भी हेपेटाइटिस बी और सी जिगर पर अलामात छोड़ेगा तकरीबन 10 से 15 साल लगते हैं, तो उस पर मरीज़ के पेट में पानी आना शुरू होगा, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी जो प्रोटीन है वो हमारे जिगर से बनता है, तो वो जब बनना छोड़ देगा तो जिस्म में पानी, हमारा जो नॉर्मल जो एक सिस्टम चल रहा है तो वो डिस्टर्ब होगा, पेट में पानी, पाँव पे सोजिश आना शुरू हो जाएगी, जिगर की रिपोर्टें जब ख़राब होंगी तो आँखों में पीलिया आना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि जिगर की वजह से गुर्दों पर भी असरात आते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस हद तक जिगर फेल हो चुका होता है कि हमें जिगर और गुर्दे का ट्रांसप्लांट साथ का बोलना पड़ता है कि भाई दोनों चीज़ों का ट्रांसप्लांट होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा मरीज़ को खून की उल्टी आ सकती है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, उसमें मरीज़ की मौत बहुत आसानी से हो सकती है। अगर वो 2-3 दिनों से खून की उल्टी लेके चल रहा है और किसी हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है तो अल्टीमेट वो उल्टी करके मर जाएगा एट लास्ट, ठीक है। दूसरा ये कि अगर मरीज़ के दाखिल होता है इन सब कंडीशन के साथ, लेकिन मरीज़ की हालत बहुत क्रिटिकल है, तो डॉक्टर्स की मैक्सिमम इनपुट के बाद भी अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो उसमें मरीज़ की मौत हो सकती है। तो ये कि अगर ऐसी अलामात आपको, अगर कोई, हम मरीज़ों को यही कहते हैं कि अगर एक जिगर का मरीज़ इन सब अलामात को घर में नोटिस करता है, जैसे पेट का फूलना, पेट में पानी आना, पेट में दर्द होना, उसके साथ बुखार होना, और इसके अलावा बेहोशी, गुनूदगी होना, ठीक है, मरीज़ बहकी बहकी बातें कर रहा है, दिन में सो रहा है, रात में जाग रहा है, किसी को पहचान नहीं रहा है, बिल्कुल, ठीक है, तो इन अलामात को हम मरीज़ को, हर मरीज़ को बताते हैं कि अगर घर में ऐसी भी आपको कोई सिम्टम नज़र आता है तो फौरी अस्पताल इमरजेंसी लेकर आएँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपना टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ, वो रूटीन टेस्ट तो आप सबको करा, ये तब होगा जब बहुत पुराना हेपेटाइटिस बी सी चल रहा हो, जिसने जिगर पे असरात छोड़े हो, बिल्कुल, जिसको हम CLD कहते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज। नहीं, मेरे पास जितने भी डॉक्टर्स आए अभी तक, वो जब भी ऐसी अलामत बोले मुझे लगता है हाँ शायद ये मुझ में है, मुझे अपना टेस्ट करवाना चाहिए। ये कि अपना चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी पूछ के नहीं आती है आपको, मतलब ये बिल्कुल, है कि बिल्कुल, अपना अप टू डेट रहना चाहिए, अपने खून की रिपोर्ट, अपनी हीमोग्लोबिन का, अपनी हर चीज़ का, अपनी शुगर्स का, क्योंकि बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं अभी, जो है ना, एज कोई फिक्स नहीं है किसी बीमारी के लिए, मतलब हमने रेयरेस्ट डिजीज़ भी देखी हैं जो कि उस उम्र में नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमने देखी हैं, क्योंकि एज लिमिट जो है वो किसी बीमारी के लिए फ़िक्स नहीं है। बिल्कुल। तो ये है कि आप बस अप टू डेट रहें, अपना मतलब प्रॉपर फॉलोअप ज़रूर हर 6-6 महीने में, मैं तो कहूँगी कि अपना टेस्ट करवाना। जैसे जब मैं छोटी थी तो डॉक्टर के पास जाते तो मेरा ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया जाता था, तो मेरा यही सवाल था, क्या मेरा ब्लड प्रेशर नहीं है? मैं यही सवाल करती थी, क्या मेरा ब्लड प्रेशर नहीं है? अब जब मैं जाती हूँ क्लिनिक, हॉस्पिटल विजिट करती हूँ तो छोटे जो है बच्चे, उनका भी ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, इसकी क्या वजूहात है? इसका ये है कि मतलब बच्चों में अगर गुर्दों के मसले हैं, अगर किसी मतलब पुरानी कोई किडनी डिजीज़ चल रही है, क्योंकि बच्चों में ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं है, ठीक है। तो पहले जो रीज़न आता है बच्चों में ब्लड प्रेशर के बढ़ने का, वो गुर्दों का ही आता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो वो उनको चेक करना पड़ेगा, ज़ाहिर है बहुत सारे, अगर किसी, पहले तो मॉनिटर करते हैं, ठीक है, कि बीपी किस रेंज में आ रहा है, घर में मॉनिटरिंग करवाते हैं, और दूसरा फिर उसको इवेलुएट करते हैं कि भाई क्या वजह है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न सामने आ जाता है, पता चल जाता है, कार्डियक के हवाले से तो नहीं है, गुर्दों के हवाले से तो नहीं है, जिगर के हवाले से ब्लड प्रेशर कम बढ़ता है, जिगर के मरीजों में ब्लड प्रेशर कम होता है, बढ़ता नहीं है, कम होता है। तो यही चीज़ है कि अगर मैं बोलूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे एरिया के, तो आए थे हमारे घर, तो मैंने बोला क्या हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। मैंने बोला अच्छा, ब्लड प्रेशर कहाँ होता है? यहाँ होता है। मैंने बोला अच्छा ब्लड प्रेशर यहाँ होता है, हाँ क्या हो रहा है?
कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। मैंने बोला माँ से सुन के नहीं, घर के स्पेशली खवातीन से सुन के। हाँ, और ये क्या कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। मैंने बोला कमर है कहाँ, पहले मुझे ये तो बताओ। और बच्चे वही चीज देखकर उसको खुद में अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और ये मेरे ब्लड प्रेशर लो हो रहा है मेरा ब्लड प्रेशर है का, ये तो बताओ ब्लड प्रेशर। ये फिर मुझे ना वही चीज़ याद आ रही है, मैं अपने बचपन में मैं वो जिक्र करती हूँ। मैं रो रो के स्कूल गई थी एक दिन। अच्छा। टीचर ने कहा कि क्या हुआ, मैंने अम्मी को ये बोला कि मेरे पेट में हार्ट अटैक आया। उन्होंने यकीन ही नहीं किया। हाँ, बच्चे तो अच्छा टीचर, अच्छा आपके पेट में हार्ट अटैक आया है? हाँ। फिर अच्छा मैं आपको ये दवाई देती हूँ ना पानी में मिला के, आप ये पी लो, आप ये ठीक हो। अभी भी मुझे वो सारी चीज़ें याद आती है जब मैंने नादानी में की है मैंने, क्योंकि जब हम ड्रामे बहुत ज़्यादा हमारे घरों में चल रहे होते, एक स्टार प्लस वाला सीजन चल रहा होता था उस टाइम, तो वही हार्ट अटैक वो जो है ऑपरेशन थिएटर के सामने। मैंने अपने बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिस दिन मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था नाक का। अच्छा। तो अब मुझे क्या पता एक्स्ट्रा क्या है, अब मैं ये समझी कि एक्स्ट्रा ऑपरेशन है। अच्छा। तो ये अभी भी अगर हम घर में गेट टुगेदर करते हैं तो बैठते हैं तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं ना, अम्मी निकाली के बचपन में नहीं कहता। तो मैं ये एक्स्ट्रा करवाया, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर हो तो हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो मैं वही ड्रामा मैंने बोला कोई भी मुझे कुछ, कल मेरा ऑपरेशन है तो लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के रेड लाइट देखोगे। वो जैसे ही मुझे कि मैं बाहर आऊंगी तुम लोग डॉक्टर से पूछोगे से क्या हो, मैंने बोली तुम तो पूरी स्टार प्लस हो। क्योंकि हम जब बच्चे जो चीज़ देखते हैं उसी को ही अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल। तो यही है कि अब हमारे घरों में यही चल रहा होता है, ब्लड प्रेशर लो है, सिर दर्द हो गया, कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है, तो बच्चे उसी चीज़ को खुद पे हावी करना शुरू हो जाते हैं। फिर इतना कर देते हैं कि फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, फिर उनका ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है, फिर वाकई उनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, क्योंकि एक चीज़ वो खुद के ऊपर हावी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए इसमें? पेरेंट्स को ये है कि मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें घर में, ठीक है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि मेरा तो ये है कि मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो मेरा सबको यही होता है कि अगर आप घर में हैं तो ये तो आपके लिए एक नेमत है कि आप अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं। माँ बाप से ज़्यादा कोई बच्चे को किसी की ज़रूरत नहीं होती है, जितना माँ बाप का टाइम चाहिए होता है उनका, तो उतना कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनको अगर टीवी दिखा भी रहे हैं तो जो हमारे लर्निंग चैनल्स हैं, बच्चों के जो एक्टिविटीज़ हैं और जिसमें मतलब बच्चे अच्छा सीख सकते हैं, वो उनको एक अलग से मतलब उनका रखें। ज़ाहिर है बच्चा जो देखता है वही करता है, तो जितना एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सराउंडिंग्स अच्छी होंगी, तो बच्चा अच्छा सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे थे, तो उसमें एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि मैंने बहुत सारे ऐसे हकीम देखे हैं जो जिगर का इलाज करते हैं, बाकायदा उनको बोर्ड वगैरह लगा होता है, वो पता नहीं ऑयल पता नहीं क्या क्या चीज़ है, वो वापस वो पक्कियों वाली बात आ जाएगी वो देंगे। तो वो लोग सबसे पहले जब जिगर का कोई मसला होता है तो वो उनके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं आते। तो फिर जब उनका केस खराब हो जाता है तो आप लोग उसको किस तरह से ट्रीट करते हो जब हेपेटाइटिस में ये हो? हेपेटाइटिस हो मरीज़ को, एक तो पहली बात कि कोई भी हकीमी दवाएं किसी भी हेपेटाइटिस को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जब मरीज़ हमारे पास आ रहे होते हैं, उनकी जिगर की हेपेटाइटिस दूर की बात, उनकी जिगर की रिपोर्ट्स इतनी ख़राब हो चुकी होती हैं कि मतलब हमें हेपेटाइटिस को तो फ़िलहाल हम ट्रीट नहीं करते हैं, बाकी वो जिस हकीमी दवाओं की वजह से जिगर पर असरात आ रहे होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। उसका भी एक जो डिली जिसको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, तो उसमें हम सबसे पहले जो वो मेडिसिन ले रहे हैं उसको बंद करवा के काउंसिल करके LFTs को मॉनिटर करते हैं जिगर की रिपोर्टों के। अगर वो उस वजह से है तो LFTs इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं, बेहतरी की तरफ आते हैं। और भी कुछ दवाएं हैं जो हम देते हैं ऐसे मरीज़ों में जिसमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। बाकी अगर वो हेपेटाइटिस B और C की वजह से है तो फिर रिपोर्ट्स को बेहतर करके फिर हम उनको ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो काउंसिल यही करते हैं कि हकीमी दवाओं ने ही आपका जिगर ख़राब किया है, क्योंकि वो बंद करने के बाद अगर जिगर की रिपोर्टों में बेहतरी आ रही है तो हमें पता चल जाता है कि उसी वजह से हुआ है। तो उनको फिर हम काउंसलिंग की तरफ लेकर आते हैं
कि ये उसी वजह से हुआ है। आप कोशिश करेंगे इन जगहों पर मत जाएं, क्योंकि जितनी हकीमी दवाएं गुर्दों और जिगर पे असरात छोड़ती हैं और किसी जिस्म के हिस्से में नहीं छोड़ती हैं। गुर्दे ख़राब होते हैं, ठीक है, और ये चीज़ परमानेंट होती चली जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको वापस रिवर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इवन के जिगर ख़त्म फेल होते देखे हैं हमने बिकॉज ऑफ हकीमी मेडिकेशन। तो दे आर हाईली डेंजरस, मतलब हम ये कहते हैं कि इनसे इतना दूर हैं। तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये इमीडिएट इफ़ेक्ट देती है। वो कहते हैं कोई जादू हो गया। डॉक्टरों की दवाएं होम्योपैथिक के नाम से हकीम बिल्कुल जो है, क्लिनिक्स बैठे चलती हुए हैं। तो ये है कि हमारी जो मेडिकेशंस हैं वो 1 से 2 दिन में असर नहीं देंगी, जाहिर है वो थोड़ा लेट असर देंगी। और वो जो है वो कहते हैं वो जादू है, 2 दिन में असर लेकिन भाई बाद में जो वो तबाही करेंगी वो फिर हम भुगत रहे होते हैं ना। तो ये उनको भी समझाना पड़ता है। उनका माइंड एक सारी माइंड की गेम है, लेकिन वो समझते तो फिर भी नहीं है, क्योंकि वो इनका बस एक ईमान होता है कि भाई जो चीज़ चल रही है ना हमारी पुराने उससे, तो उसी को फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वही काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और अच्छा मुझे बताएं कि हेपेटाइटिस में दवाइयों के साथ वो जो है डाइट प्लान क्या होना चाहिए? देखो हेपेटाइटिस बी और जो ये सी है ये लगता है ब्लड से ना, तो इसका डाइट से ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर ये जिगर पे असरात छोड़ देता है तो प्रोटीन की तरफ हम आ जाते हैं, क्योंकि जिगर में जो प्रोटीन जो बनता है सारा जिगर से बनता है। तो हम उनको कहते हैं कि बा प्रोटीन आपका बन नहीं रहा है, जिगर आपका काम कर नहीं रहा है ना, तो आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें। आप अंडे की सफ़ेदी लें, आप दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप चिकन लें, फ़िश लें, मीट लें, ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि आपका जिगर प्रोटीन नहीं बना रहा है, ठीक है। और इन मरीज़ों में ये होता है कि पानी पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, सोजिश होना शुरू हो जाती है, तो पानी का भी इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि तकरीबन पूरे 24 घंटे में 4 से 6 गिलास पानी पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो भी रिटेन होना शुरू हो जाता है। तो और नमक का इस्तेमाल कम, जिगर के मरीजों में हम नमक का इस्तेमाल कम बोलते हैं। ये थोड़ी डाइटरी हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी अगर एक अलग है, जिगर पर असरात नहीं हैं, तो उसमें कोई डाइटरी एडवाइस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि आपका एक मैसेज जाए जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए। उससे पहले भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसके हवाले से भी, और अभी जो हमने हेपेटाइटिस का टॉपिक डिस्कस किया इस हवाले से भी। अच्छा, मेरा बस यही एक मैसेज है कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो एच पायलोरी है उसको कोई एक आम जरासीम ना समझें, ठीक है। अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो ज़रूर टेस्ट करवाएं, और अगर पॉजिटिव आता है तो ज़रूर ट्रीट करें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बस सही ये जरासीम इसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, अगर है तो उसको ट्रीट करो। हो सकता है सिम्टम्स इस जरासीम की वजह से हो। मैं मानती हूँ हेलिकोबैक्टर पायलोरी एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, सिम्प्टोमेटिक भी होता है। आप ट्रीट करके उसको ख़त्म करें, इरेडिकेट करें, क्योंकि आगे चल के वो खुदा न खास्ता कैंसर की तरफ भी जा सकता है हेपेटाइटिस। और दूसरा ये कि सीरोलॉजी ना करवाएं, अपने पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि ब्लड टेस्ट ऑथेंटिक नहीं है, तो आपके पैसे ही ज़ाया होंगे। करवाना है तो स्टूल एंटीजन करवाएं, एच पायलोरी स्टूल एंटीजन। और हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से बस मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि जब मर्द हजरात जो बाहर शेव के लिए जाते हैं तो न्यू ब्लेड लें। न्यू ब्लेड कितना ज़्यादा से 10-20 रुपये का आएगा, उससे आपकी ज़िंदगी बच सकती है, लेकिन इस्तेमाल मत करें। पिन प्रिक होता है, नीडल प्रिक होता है, तो फ़ौरन टेस्ट करवाएं, उसको छोड़ें मत। आगे चल के आप लंबा चल रहा होगा, आपको पता भी नहीं होगा। हर 6-6 महीने पे अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, अपने वेस्टलाइन करवाएं। हेपेटाइटिस बी सी में से अगर किसी एक घर के पॉजिटिव आता है तो घर के सब लोग टेस्ट करवाएं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लें। और ट्रांसफ्यूजन में अब देखें, ख्याल रखें कि आपके प्रॉपर आपकी एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हों। और खाने पीने में एहतियात करें, बाहर के खाने का इस्तेमाल कम करें जितना हो सके, घर का बना हुआ फ्रेश खाने का इस्तेमाल करें। जितना घर का अच्छा खाना खाएंगे उतनी सिम्टम से महफूज रहेंगे। दूसरा, लाइफस्टाइल अपना सही करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ये अपनी रूटीन बना लें। रात के खाने सोने के बीच में वक्फा बहुत ज़रूरी है, तो इन चीज़ों का अगर ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर किया है, और जो आपने हमें जो है बाहर के खानों से क्या बीमारियां होती हैं और हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में।
गोले चारों का जो बाज वशी सर हमारा डॉक्टर अनमा सरपदी दा और मैं शुमारा को कि मन शुभ एक मार्च पुत्रानी कना और जब मैं डॉक्टरी कारा और डॉक्टर शुमारा अमा कड्डी दती अमा शुमारा अमल कन की जो शबाज शर्रिय सरा सरपदी दा शी मैसेज भी बाज वशा गोले चारों के देखिए गप्पे अगर मैं हेपेटाइटिस बी और सी बारवा गप्पे जनी मैं बाज क्लिनिक तगा कसाने क्लिनिका अगर मैं ये गप्पा बेचना ये गप गलत में भी अंचुशी के अवदा जो अस्ति अंची मवाली टाइप मर्दम कायन ते सफाई कन के वास्ता और अवदे जो अस्ति क्लिनिक के ऑनर सा आया आयर कना आया निकला आज चे कन के आयशानो नौकरी देगी भले बीते चे के अमा क्लिनिका चे जो अस्ति सफाई वगैरह कन गया अमा क्लिनिक के तो का दौर से सिरिंज वगैरह निडल्स वगैरह बनते आया जीरा चिया ऑलरेडी यूज ना और अमा जब सिरिंज जीरा आवती नशाए वास्ते इस्तेमाल करना बाजी अंचे जो सी नशा बैठी आ सिरिंज जीरा वो तरह इंजेक्ट करना या ब्लड कशा और ब्लड जीरा दीवाला जना बारी ची करना ट्रांसफ़र करना या दुम ये गुमा अंची नशाई मर्दम ये चीज़ा करना थी इश्चे ची बैठी इश्चे ची हेपेटाइटिस एक्सचेंज बैठी अंचो हमारा चिगोशंती डॉक्टर अनमाई बापता सरपदी दाद मैं ख्याला माँ वो शर कन गया इन्हें जॉब दाता कार कनगी भले मैं एक गप्पा करना कि अच्छे कसाने क्लिनिका जो कसाने बेबा चाहे मजनी बेबा अमा जो सिरिंजा में यूज़ करनी आज सिरिंजा में अंचो डिस्कार्ड बेकनी अमा या कंची जागे या बिब्रिया में बुसूचे ताकि रीयूज़ मवा चिया अंचे सिरिंजानी मर्दम जीरन थी बाजी नशाइयाँ अगर मैं बिगिन दे सड़क के सड़क अब तक मैं कह रहा चिका मैं बोगसी मारा अंचो लगी कि लाश हाँ भले या जिंदगी लाश हाँ होता आइन तो का बस साई नाम ही अस्ती और आयनी कशा अगर मैं बेचारे चाहे सिरिंज कब तक और अमी सिरिंज बार बार यूज़ करना और मैं कसानी चौक भी उदा ची गुजा अगर अमी ब्लड जीरे शुमा बेचारे था दीवाला ने सर ब्लड वगैरह निशान अस्ती चौक उदा ची रवा अगर आया 10 भी बजना तब भी आईने तो कई बीमारी कहती और मारा ये चीज़ें बास ख्याल का नंग लूटी अगर मैं गिंदी मैं चारी या मुवत जैसे सिरिंज वगैरह या लूका कारी जन के वास्ता गिरी ने या डॉक्टर मारे सजेस्ट करती कि तो शची कसी के बिजन अगर मुवत सिरिंज वगैरह यूज़ करने को माँ ये अंशु डिस्कार्ड बेकने कि आप पदा रीयूज़ मबी और आइए अलावा देखिए हमारा एक चीज़ी सरबाज वशी सर सरपदी था देखिए हमारा लूगे वरग लूटी गुले चारों का निगरान निहादी बेचा सर चो आसमान सर बुता इच्छो ग्रान निहादी के मर्दम वरग आप तामा हम पश कब तक भले मर्दम अंचुशा के शाने या लत्ती लगे था डन्ने वरग वरगे हला जाना छे वड़मा डन्ने वरग बेवारी लोगे वरग वे शाना एच लग्गा ही ना अमीचो में पहला भी गब्जो अंशा कि अमीचो गलीज भी गोड़ अमीचो लजीज भले ये गलीज चीज़ तरह अस्पताल सरका पदा अंग तो अस्पताल वे अंग पदा मी चीज़ वरे गोड़ ये चीज़ बाज गलती मारा सेहत यकरंदी मिली और अगर मैं अमी सेहत में वैसा नेमती अगर मैं ये नेमत नाकदरी बिकनी अगर यकरंदी मैं दस्ता ची शो गोड़ वापा नहीं थी मैं स्टार्टिंग अच्छी पूछते कि अल्लाह पाक की तरफ अच्छे सेहत में वैसा जो सी बाज मजनी नेमती अगर मैं सेहतमंदी में शर्री गुड़ मैं ज़िंदगी शर्री अगर मैं सेहतमंद नहीं गुड़ मैं ज़िंदगी एच नहीं बीमारी और नादराई मर्दम चो चिगोशंती बीजार वताची आ जानती आ कदी चिगोशंती हमें दुआ करना के कदी मैं वसा आसानी भी कदी मैं ज़िंदगी अलाज भी कदी मैं ये चोशती अजियत अच्छे दरबाई मामी दुआ कनी के चिगोशंती अर्च मर्दमी नादराई आयर जुत्ता लपाक सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका और मैं सेहत में वती जिंदे दस्तानी तो कही अगर मैं कह रहा कमो पैसे ही कहती चीज़ें कहती अम्मा मर्द मन कह पैसा कहती बोले मैं डन्ना रही स्ट्रीट फूड वाली मगोशी ये नगोशी के मर्दम स्ट्रीट फूड मवा पहला भी मर्दमा स्ट्रीट फूड वार्ता जंक फूड्स वार्ता भले आ एक्टिव विथ तगा आ इच्छो बीमार न भी तगा अगर मैं बेचारी जोशती ओली के मर्दों और अन्य के मर्दों बेचारी के इंचो के मौसमी चीज़ें ख़राब भी नबी अस्पताल रश लग गया था मर्दम नादरा हाँ 6 बजे कि आईने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी कसानी चौक का हॉस्पिटल रह गया 6 मसले आए ना लाभ दर्द पे गई वोमिटिंग को तो गई 6 बजे है मोती चौका ना दस्ते वो जहर दे गई अगर चौक वर्ग न वर्गे तो आइए समझें लोगे वर्ग वारी नहीं लोगे वर्ग जो अट्रैक्टिव वेब नहीं ना ये जैसे कसानी अगर मैं वर्ग न वारता छू में माता मारा टक गई था वर्ग वारी तक अंचू आई रखवती टाइम देख लूटी ताकि चीज़ें सरपत बेबा मारा जंक फूड ख़राब भी ख़राब नहीं चीज़ें बाबत है सरपदी देख लूटी कि अगर मैं ये चीज़ें वरी मैं ये चीज़ें मैं लाभ दर्द का शुमारे इंजेक्शन लगी थी फिला
और मैं होती चौकाना दस्ते वो दुआ जहर दे गया अगर मैं चौक वरग ना और मैं कुछ डन्ना चे पुरुष बर्गर गिर पे मैं ऑफिस अगर मैं ऑफिस से जाके चीज़ें या रही मैं लूगा चे वरग ना फिर उसे डन्ना से चीज़ें मंगवाई नहीं भले ये डन्ना से चीज़ मंगवाई ना कदी तक चली और माँ अम्मी बेसम के माँ अगर पैसा कमाने और पैसा कमाने के साथ साथ हम होती जो उससे सेहत वत ख़राब करने गई अगर मैं फजूल खर्चिया बंद वेकनी डंडे वरग मवरी गोड़ में सेहत भी शरबई थी मैं नवशे मर्दम डंडे मरग वरग मवा बुआ भले आई होती सर हादी मका और देखिए गप्पेशी के डॉक्टर हमारे शरीर सर सरपदी दाद दवाइयाँ नहीं बारूँ अच्छी बाज़ मर्दों में से क्या दवाई जीरा जो आया रेगुलरी वरा अगर मैं वती गप बेचना कि मना जो अस्सी एलर्जी बास जो अस्सी वही थी नज़ले मैंने डस्टाची एलर्जी नहीं मोता डस्टाची वो हर जागे बच्चे इतना कना नहीं मारो वादा मार्क्स लगे इतना कना नहीं कदी ना कदी हर जागे अच्छी डस्ट जो चीज़ें के गुआ तारा गोनी नहीं मना लगी थी नहीं भले मना जब आ टीम में मनी डॉक्टर सजेस्ट कोता बीता कि तरार ये दवाई वर्गी में दवाई ना मना गिरा माँ दवाई वार्थ मना दवाई कली दार ऊँचा वर्गी बीता भले मैं दवाई वार्त मैं शर्बिता मैं यार कंटिन्यू को और 2 रोज बाद मैं नजला बीता मम्मी दवाई वार्ता और 2 रोज बाद मैं नजला बीता मम्मी दवाई वार्ता 6 साल तक माँ दवाई होता रहा अंचो हादी बने कि नहीं मनी हालत अंचो खराब भी थे कि मनी सर देखिए कोई दवाई हसर न कर गई नहीं मना अच्छी आई अच्छी हाई डोज लग गया था जो मनी सेहत वास्ते शरने मैं बाज ये चीज़ अच्छी चुशीन बीतना जब ये चीज़ मनी सरा वस्ता में उसे मनी गोले चारों की पे माबा मरश में सेहत बाज ख्याली पमिश कमोती मराग क्षेत्र का डॉक्टर्स का रहा हूँ ताकि शुमारा आज से बाबत सरपदी बेदा शुमारा कटनी बेदंती अंचो के माँ वती गबजा वती एक्सपीरियंस शुमेग में शेयर को कि एक दवाई मोती सरा हादी को तो आई बात मना ये चीज़ साइड इफेक्ट भी तगा मन अलूटा कि शुमा भी यक के दवाई चीज़ें वती सरा हादी बेकने था और शुमारा अगर कोई भी चीज़ें बैठे और सजेना से पहला डॉक्टर सानी रिजू बिजीरेता यानी करा बुरुएता वत कदी भी कोई दरमान मवरेता मैं पाकिस्तानी अवाम चेकनती कोई भी सरदर्दी बई कुल लगे पशा के वैसे पेनाडोल या देखे अंचे पेन किलर जीरी थी लाभ दर्द का आई वसत के दरमानी जीरी थी कसी अगर दरमानी वार्ता शरबिता मामा दरमानो शी दरमान में वार्ता में शरबित की तो हम ही दरमाना वर इस बाज गलती मन अजानी की आई मैं ची बिता आई केस ची बिता आई सिचुएशन ची बिता और मैं सिचुएशन ची हो सकते हमारे देखी बीमारी हो सकते है देखी बीमारी बिता यक दूमी गोमा वती सरवर डॉक्टर बन गा शत्तेरी माँ कोई हॉस्पिटल बुरुए अंची बाजी हॉस्पिटल अस्ता जो एकदम मुफ्त भी इलाज बही थी मामूदा बुरुए तो चेकअप भी करवाई और पूरे शर्रे वड़ा मुतमईन बेबी बोले चारों का मनी गब्बास राजकश्मीर में मरागश वाद बुतालास मंचो दुआओं थी मरागश स्टार्ट को दुआओं थी मरागश शामलास कनी वश पे बातें खुश ग्रंथ पे बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह निगहबान।